हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा मिश्रा। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल विथ फ्लेक्सिबल प्राइजेस। ठीक है, जो हम आज एडी और एएस मॉडल की जो स्टडी करेंगे वो हम फ्लेक्सिबल प्राइजेस में करेंगे। तो सबसे पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रो आपके लिए। मैं आप सभी लोगों का फ्रेंड्स लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं प्रेरणा मिश्रा, यूजीसी नेट क्वालिफाइड बीए मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, एमए इन इकोनॉमिक्स एंड आई वाज फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर एट पीपीएन डिग्री कॉलेज कानपुर यूनिवर्सिटी एंड आई हैव 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का इंडिया के बहुत बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे मैं प्रेरणा मिश्रा बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं, यानी कि आप अगर अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं, तो यहाँ पे आपको डेली की लाइव क्लासेस मिलती हैं। डेली की लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर से चैट कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, क्वेरीज हैं, आप उन्हें पूछ सकते हैं। अनअकैडमी आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड कराता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मतलब जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे आपको सारा मटेरियल, सारी चीज़ें आपको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोवाइड कराई जाएंगी। चाहे वो आपका पेपर 1 हो, चाहे वो आपका पेपर 2 हो, दोनों की तैयारी यहाँ पे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे टॉप एजुकेटर के थ्रू आपके लिए यहाँ पे कराई जाती है। ठीक है, लाइव टेस्ट एंड क्विज की यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विज के हेल्प से, चूँकि नेट का एग्ज़ाम आप लोग जानते हैं कि एक बड़े लेवल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, और जो कि आपकी डीप स्टडी को मांगता है कि आपने अपने चीज़ों को कितने अच्छे से पढ़ा है, कितना डीप एनालाइज किया है। तो इन सारी चीज़ों को आप लाइव टेस्ट एंड क्विज के हेल्प से ही आप जान सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ लाइव टेस्ट एंड क्विज यू कैन इवेल्यूट योर प्रिपरेशन। ठीक है, कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लाइव टेस्ट एंड क्विज से समझ सकते हैं। और ये जो सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, चाहे वो डेली की लाइव क्लासेस हो, चाहे स्ट्रक्चर्ड कोर्स हो, और चाहे लाइव टेस्ट एंड क्विज हो, ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड यहाँ पे मिलती है। एक बार जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, जितने टाइम का भी आपका सब्सक्रिप्शन होता है उतने टाइम के लिए आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे अनलिमिटेड मिलती हैं। One subscription gets you access to all our live and recorded courses to watch from the comfort of any of your devices, right? अनअकैडमी को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन पे गूगल प्ले पे जाएं, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें। ठीक है, उसके बाद आप उसमें डालेंगे एनटीए यूजीसी नेट। ठीक है, तो जिसमें आप देख रहे हैं कि अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी फ़ीस होगी 10,000, सॉरी, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी फ़ीस होगी 11,550। एंड अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी फ़ीस होगी 16,800। बट जब आप प्रोसीड टू पे पे जाएंगे और मेरा कोड PRERNA प्रेरणा यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद आपकी 12 मंथ की फ़ीस होगी 10,395, जो कि पहले 11,550 थी, और 24 मंथ्स की फ़ीस आपकी हो जाएगी 15,120, जो बिफोर डिस्काउंट 16,800 थी। मीन्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप सिर्फ 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे करके आपको 1 साल की जगह पे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आई थिंक 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है 24 मंथ्स एंड 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन में, राइट। तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल विथ फ्लेक्सिबल प्राइसेस या वेरिएबल प्राइसेस वी कैन से। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा आपको मैंने बताया है अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी कि जॉन मेनर्ड कीन्स ने जो 1936 में अपनी बुक लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, तो उस बुक में उन्होंने जो बात की थी कि उन्होंने क्या बताया था कि जो टोटल आउटपुट और या वी कैन से एम्प्लॉयमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है,
नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, यानी कि टोटल आउटपुट या आपका जो नेशनल इनकम है वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस पे डिपेंड करता है, इफेक्टिव डिमांड पे, ठीक है। एंड इफेक्टिव डिमांड किस पे डिपेंड करती है, ए डी एंड ए एस पे, जहाँ पे ए डी एंड ए एस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहाँ पे ए डी एंड ए एस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट होता है। ऐसा किसने बोला था, जेएम कीन्स ने अपनी बुक जो 1936 में विश्व की महान मंदी के टाइम में जो पब्लिश की थी, उसमें उन्होंने अपने ऐसे व्यू रखे थे। बट मैंने आपको जो कीन्स की एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जो थ्योरी आपको पढ़ाई अपने प्रीवियस लेक्चर में, उसमें मैंने आपको जो उनके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि जो उन्होंने इफेक्टिव डिमांड के लिए एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को जो यूज़ किया था, जिसके बारे में उन्होंने बात कही थी, तो उन्होंने अपने विश्लेषण में, अगर आपने मेरी लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो आपने ये समझा होगा कि मैंने उसमें बताया था कि जो कीन्स थे उन्होंने क्या माना था, प्राइस लेवल को फिक्स माना था, ठीक है। उन्होंने बात की थी कि कीमत स्तर स्थिर रहता है। उसी जगह क्लासिकल ने क्या बात कही थी, क्लासिकल ने वेजेस एंड प्राइजेस फ्लेक्सिबल मानी थी, राइट। तो उन्होंने बात क्या की थी कि कीमत स्तर स्थिर रहता है, जिसको देखते हुए उन्होंने अपना ये जो नेशनल इनकम एंड आउटपुट का जो एम्प्लॉयमेंट का मॉडल है जेएम कीन्स ने जो दिया था, जिसमें उन्होंने इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट बताया था कि वेयर ए डी एंड ए एस इज इंटरसेक्ट टू बोथ ईच अदर, वहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट डिसाइड होता है। बट प्राइस लेवल क्या होता है, फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसी बात किसने की थी, जेएम कीन्स ने की थी, ठीक है। लेकिन अगर हम एज अ यूजुअली देखें तो कीमत स्तर में परिवर्तन होते रहते हैं, बट कीन्स ने उसको इंक्लूड नहीं किया था अपनी थ्योरी में, ठीक है। तो जो बाद में, जैसा कि हम लोगों ने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का एरा पढ़ा जिसमें उन्होंने वेजेस एंड प्राइजेस को फ्लेक्सिबल माना, जेएम कीन्स ने प्राइजेस को कांस्टेंट माना या फिक्स्ड माना। तो उसके बाद जो ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए, इन्होंने जो ए डी एंड ए एस का जो कॉन्सेप्ट दिया उसमें उन्होंने क्या माना, ए डी एंड ए एस मॉडल में फ्लेक्सिबल प्राइजेस की बात की। उन्होंने बोला कि जो कीमत स्तर है उनमें परिवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने ए डी एंड ए एस की एक न्यू कॉन्सेप्ट को उन्होंने रिप्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने वेरिएबल प्राइजेस की या फ्लेक्सिबल प्राइजेस के बारे में बात की थी। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की इन धारणाओं का प्रयोग विशेष रूप से अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन, विशेष रूप से उन्होंने अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम हो रही थी उसको एनालाइज करने के लिए उन्होंने ए डी एन ए एस मॉडल का जो यूज़ किया था विथ फ्लेक्सिबल प्राइजेस, ठीक है। तो ए डी ए एस मॉडल इज़ अ वेरिएबल प्राइस मॉडल एंड ए डी एस मॉडल प्रोवाइड्स इनसाइट इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। अब ये जो ए डी ए एस मॉडल है, ठीक है, तो एग्रीगेट वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एग्रीगेट का मतलब क्या है। तो एग्रीगेट का मतलब क्या है, टोटल। क्या मतलब हुआ एग्रीगेट का यहाँ पे, टोटल। तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू क्या हुआ, टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी। जब एग्रीगेट वर्ड को आप टोटल से जब समझ रहे हो कि एग्रीगेट का मतलब होल के बारे में बात हो रही है, टोटल के बारे में बात हो रही है, या हिंदी में कह सकते हैं कुल, कुल के बारे में बात हो रही है, तो एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू टोटल डिमांड इन दी इकोनॉमी। एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, टोटल सप्लाई इन दी इकोनॉमी, राइट। अब एग्रीगेट डिमांड का क्या होता है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है कि शो द टोटल डिमांड इन एन इकोनॉमी एट ईच प्राइस लेवल। जितने भी हमारे डिफरेंट प्राइस लेवल हैं उसमें डिमांड क्या है, हमारी टोटल डिमांड के बारे में बात हो रही है, इंडिविजुअल डिमांड के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात हो रही है। प्राइस लेवल इज इक्वल्स टू जनरल लेवल ऑफ प्राइस मेजर्स इन्फ्लेशन, जिसमें इन्फ्लेशन को मेजर किया गया है। एंड एग्रीगेट डिमांड इज
डिमांड फ्रॉम ईच ऑफ सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। मतलब यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बात नहीं हो रही। जैसा कि मैंने आपको जब पढ़ाया कि भाई हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि भाई मैक्रो में हम होल इकोनॉमी की बात करते हैं, उसी जगह माइक्रो में हम इंडिविजुअली किसी फर्म या किसी कंज्यूमर या किसी एक बिजनेस की बात करते हैं। लेकिन हम लोग इसमें जब मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो हम लोग डिमांड की जगह पे एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज द डिमांड फ्रॉम ईच ऑफ सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, जितने भी अर्थव्यवस्था के सेक्टर हैं उन सभी की जो डिमांड होती है उनका टोटल होता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजप्शन स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। जैसा कि हम लोगों ने एडी के बारे में क्या समझेंगे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, ये मैं आपको कीन्स के मॉडल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट इंक्रीजेज देन एडी विल इंक्रीज एंड कॉज द एडी कर्व टू शिफ्ट टू द राइट। और अगर इनमें किसी में भी डिक्रीज अगर कुछ होगा, ठीक है, तो इफ एनी ऑफ दिस कंपोनेंट डिक्रीजेज द एडी विल डिक्रीज एंड कॉजेज द एडी कर्व टू शिफ्ट टू द लेफ्ट। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, समस्त मांग क्या है किसी भी अर्थव्यवस्था में। अगर हम हिंदी में बात करें, इंग्लिश में मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया सारी चीज़ों को, अब अगर हम हिंदी में बात करें तो समस्त मांग क्या है, समस्त मांग किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मांग है जो किसी निश्चित अवधि में क्या है, जो किसी निश्चित अवधि में विभिन्न संभव कीमत स्तर पर उपभोक्ता, व्यवसायी, सरकार या विदेशी मांग अथवा व्यय करने के इच्छुक होते हैं, जबकि अन्य तत्व स्थिर है। इसमें क्या है, यहाँ पे हम लोग बात करें AT&AS अप्रोच की विद फ्लेक्सिबल प्राइजेस, और यहाँ पे अदर जो कंपोनेंट हैं उनको कांस्टेंट माना गया है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया भी कि इफ़ एनी ऑफ द कंपोनेंट इंक्रीजेज देन एडी विल इंक्रीज एंड द कॉजेज द एडी कर्व टू द शिफ्ट टू द राइट, एंड अगर डिक्रीज होंगे टू द लेफ्ट। अभी इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा आज ही की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यानी कि समस्त मांग क्या है, समस्त मांग किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मांग है जो किसी निश्चित अवधि में उपभोक्ता, व्यवसायी, सरकार या जो हमारे विदेशी व्यापार जो विदेशी मांग है अथवा व्यय करने के इच्छुक होते हैं, जबकि अन्य तत्व स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि हाँ, कि डेरिवेशन ऑफ, अगर हम एग्रीगेट डिमांड कर की बात करें, भाई एडी कर्व कैसे डिराइव होता है ये भी हमें पता होना ज़रूरी है कि एडी कर्व को हम लोग कैसे उसको उसका निर्धारण होता है, निर्माण होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ऐसे इसको समझेंगे। हम्म, सभी लोग इस लाइन के बारे में जानते होंगे कि ये हमारी एएस कर्व की लाइन है। ठीक है,
जो कि 45 डिग्री में होती है, जो ये बताती है कि हमारे मान लो यहाँ पे हमने क्या लिया, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, एग्रीगेट आउटपुट लिया है। ठीक है, इसको बल्कि मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, ठीक है। ये तो भाई हमारी बात होगी एक नॉर्मल स्ट्रक्चर की, कि हमने वाई एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस बनाई, ये ए एस कर्व की लाइन है जो कि वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस होता है। अब इस ए एस कर्व को अगर हम ये माने कि अगर हम ए टी कर्व का अगर हमें निर्माण करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा कि ये हमारी उपभोग की लाइन है। ठीक है, इसको अगर आप बात करें कि ये हमारी लाइन क्या है, उपभोग की लाइन है, वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे कीमतों को क्या माना गया है, परिवर्तनशील माना गया है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एडी कर्व को डिराइव कैसे कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कीमत स्तर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या है, इनिशियल प्राइस लेवल की अगर हम बात करें तो मैं पहले डायग्राम बना देती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, आप देखिए, जैसे हमने माना कि हमारा ये इनिशियल प्राइस लेवल की अगर हम बात करें, अगर इस लाइन को हम नीचे खींचते हैं, हम्म
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें ये प्राइस लेवल हो जाएगा P1 P0 P2। अब बात आ रही है कि एडी कर्व का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि कीमत स्तर में जैसे परिवर्तन के बारे में हमें यहाँ बात करनी पड़ेगी कि जैसे हमारा इनिशियल जो एक्सपेंडिचर, यहाँ पे चूँकि वाई एक्सिस पे हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को लिया है, तो ये हमारी जो कि वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस की लाइन है, इसको हमारी ये वाली लाइन जो ग्रीन कलर से मैंने आपको दिखाई है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एन एट P0 लेवल पे, हमारी ये जो लाइन है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, E0 पॉइंट पे माना हमने इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अब हमने माना कि जैसे हमने कि कीमत स्तर क्या हुआ कि कम हो गया। ठीक है, अगर अगर सरकार में, चूंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबल माना है प्राइजेस को। ठीक है, अब मान लो कि अब इसके बिहाफ में कीमत स्तर क्या निर्धारित हो रहा है, P0 निर्धारित हो रहा है। अब अगर कीमतें कम हो गई तो कीमतों के कम होने पे आपके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होंगे, बढ़ेंगे। बिकॉज क्यों, आपका जो रियल कैश बैलेंस इफेक्ट है वो बढ़ेगा। अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे बढ़ेगा। अभी आप पहले ये समझिए कि आखिर एडी कर्व बनता कैसे है। ठीक है, तो जब प्राइस लेवल डाउन हुआ तो प्राइस लेवल के डाउन होने से क्या हुआ कि आपका जो कंजप्शन कर्व था वो क्या हुआ, वो राइट साइड में शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो वो राइट साइड में शिफ्ट होकर के सॉरी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ, तो आपका ये क्या हो गया, यहाँ पे आ गया शिफ्ट होकर के। ठीक है, जहाँ का प्राइस लेवल कम हुआ तो आपके कंजप्शन क्या होंगे, बढ़ेंगे। आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होगा, बढ़ेगा, जो कि E0 से E2 पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लेवल पे आप प्राइस लेवल क्या देख रहे हैं, कम हो गया है, क्योंकि आपका कीमत स्तर कम हुआ है तो आपके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जो कि पहले P0 पॉइंट पे ये वाली लाइन जो थी, अब ये बढ़ करके यहाँ हो गई, तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 हो गया। अब माना कि अगर अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर कम हो जाए, बढ़ जाए, तो कीमत स्तर के बढ़ने से क्या होगा कि आपके एक्सपेंडिचर जो होंगे वो कम होंगे। चूंकि कीमत स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एक्सपेंडिचर कम हुए। तो ये जो ग्रीन कलर वाली लाइन थी आपकी P0 लेवल पे, वो क्या हुई, शिफ्ट हो गई, कहाँ, कैसे, लेफ्ट साइड में, या डाउनवर्ड शिफ्ट हुई। तो आपकी P1 लाइन की कंजप्शन लाइन क्या हो गई, ये वाली रेड कलर वाली। ठीक है, तो आपका कंजप्शन जब कम हुए तो इसका मतलब क्या, वही जैसा कि मैंने बताया कि प्राइस लेवल बढ़ा है, तो प्राइस लेवल P0 से P1 हो गया था, तो आपके एक्सपेंडिचर कम हो गए थे, एक्सपेंडिचर की लाइन नीचे की ओर शिफ्ट हो गई थी। तो अगर आप ये P1 P0 और इसके बिहाफ में अगर आप उत्पादन की बात करें तो E0 के करस्पॉन्डिंग उत्पादन आपका कितना था, Y0 था। जब आपके कीमतें बढ़ी हैं, जब P1 हुई है तो आपका उत्पादन भी घट करके Y1 हो गया, बिकॉज डिमांड कम हो रही है। और जब कीमतें आपकी घट रही हैं यानी कि OP2 पे, तो आपका उत्पादन बढ़ रहा है, जो कि OY2 पे आ गया है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कीमतों में और उत्पादन में इन्वर्स रिलेशन है। कीमतों में उत्पादन में, या कीमतों में और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में इन्वर्स रिलेशन है, जिस वजह से ये एडी कर्व क्या है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, एडी कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज इनवर्स रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड द प्राइस लेवल, या वी कैन से इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड एग्रीगेट आउटपुट, द स्लोप ऑफ एडी कर्व इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बात हुई डेरिवेशन ऑफ एडी कर्व की, कि आखिर एडी कर्व का निर्माण कैसे होता है। अब वही बात है कि व्हाट इज़ दी, जो अभी मैंने आपको बताया कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी चीज़ों को, कि आखिर एडी कर्व का जो शेप है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों होता है। तो एडी कर्व का शेप डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए होता है, जिसके रीज़न है। ठीक है, एक सेकेंड। What is the explanation of the inverse relationship between price level and the real output in aggregate demand? तो जैसा कि पहला रीज़न क्या है, रियल बैलेंस इफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नकदी अधिमान प्रभाव। इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, आप इस बात को समझना कि जैसा मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, अगर आप देखो,
हम्म। तो मैंने अपनी पिछली स्लाइड में आपको क्या बताया कि जब प्राइस लेवल डाउन हो रहा था तो आपके जब P0 से P2 अगर आपका प्राइस लेवल हुआ था, यानी कि प्राइस लेवल जब डाउन हो रहा था, तो आपके एक्सपेंडिचर क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। तो वो क्यों बढ़ रहे थे? बिकॉज व्हेन प्राइस लेवल फॉल्स द परचेजिंग पावर ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल बैलेंस राइजेस विच कैन इंक्रीज स्पेंडिंग। भाई आप सोचो कि जब कीमतें कम हो रही तो क्या हो रहा है कि हम अगर जो पहले 20 रुपए में मान लो हम किसी चीज़ की यूनिट 5 खरीद रहे थे, या हम 5 किलो चावल खरीद रहे थे, अब मान लो चावल के दाम कम हो गए तो हम 20 रुपए में अब मान लो 7 किलो चावल खरीद पा रहे हैं। तो हमारी क्रय शक्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। और हमारा जो रियल बैलेंस इफेक्ट है वो क्या आ रहा है, बढ़ रहा है। जो नकदी अधिमान प्रभाव है वो हमारा क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि कीमतों के घटने से क्या होगा, परिसंपत्तियों की जो क्रय शक्ति है वो बढ़ जाएगी, मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इसलिए एडी कर क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। भाई क्या हुआ कि अगर रियल बैलेंस इफेक्ट की अगर हम बात करें, रियल बैलेंस इफेक्ट में क्या है कि कीमतों के कम होने से जो आपके पास जो नकदी है उसकी क्या होगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, व्हेन प्राइस लेवल फॉल्स द परचेजिंग पावर ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल बैलेंस राइजेस। ठीक है, तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। ठीक है, डेट मीन्स आपकी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड के बढ़ने से क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और एक्सपेंडिचर के बढ़ने से एडी कर डाउनवर्ड होगा। ठीक है, एडी कर क्या होगा, एडी एडी कम नहीं हो रहा है, एडी कर डाउनवर्ड हो रहा है, ये बात समझ लीजिएगा आप। सेकेंड पॉइंट इज इंटरेस्ट रेट इफेक्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट इफेक्ट में क्या है, ब्याज ब्याज दर प्रभाव, इसको हम हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, ब्याज दर प्रभाव में क्या है, अ डिक्लाइन इन प्राइस लेवल मीन्स लोअर इंटरेस्ट रेट्स दैट कैन इंक्रीज लेवल्स ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ स्पेंडिंग। आप ऐसे सोचो कि अगर ब्याज दर कम हो रही है, ठीक है, तो ब्याज दरों के कम होने से क्या होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, बिकॉज हमें उधार जो पैसा है वो सस्ता मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि लोगों की परचेजिंग पावर एक तरह से बढ़ रही है, लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। डेट मीन्स एडी कर क्या होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। बात समझिए आप लोग कि कीमत इस तरह के कम होने से जो क्या होगा कि लेन देन के उद्देश्य के लिए जो आप मुद्रा रखते हो, ठीक है, फॉर ट्रांजेक्टिव पर्पस जो आप मनी रख रहे हो, वो क्या होगी कि उसकी मांग कम होगी, यानी कि नकदी मुद्रा की मांग कम होगी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट क्या हो रहे हैं, प्राइस लेवल के डिक्लाइन इन प्राइस लेवल मीन्स लोअर इंटरेस्ट रेट। जब आपके इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहे हैं तो आप क्या करोगे, आप कैश मनी को कम रखोगे। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको फ़ायदा नहीं है, आपको ब्याज कम मिलेगा, आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। और जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन के बढ़ने से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, डेट मीन्स एडी का डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन परचेज इफेक्ट। तो फॉरेन परचेज पर फिर मतलब विदेशी व्यापार प्रभाव इसे हम कहते हैं। विदेशी व्यापार प्रभाव में क्या होता है कि व्हेन प्राइस लेवल फॉल्स अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, फिलीपींस प्राइजेस विल फॉल रिलेटेड टू फॉरेन प्राइजेस। ठीक है, विच विल टेंड टू इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन फिलीपीन एक्सपोर्ट एंड ऑल्सो डिक्रीज इम्पोर्ट स्पेंडिंग इन फेवर ऑफ फिलीपींस प्रोडक्ट डेट compete विथ इम्पोर्ट्स। आप इसको ऐसे समझिए कि जब आपके प्राइस लेवल कम हो रहे हैं, यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ योर कंट्री, आपकी कंट्री में अगर प्राइस लेवल फॉल हो रहे हैं तो इन योर कंट्री प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, दैट मीन्स योर एक्सपोर्ट क्या होंगे, सस्ते होंगे। आपके एक्सपोर्ट क्या होंगे, योर एक्सपोर्ट विल बी चीपर। ठीक है, तो जब आपके एक्सपोर्ट सस्ते होंगे तो क्या होगा कि बाहर से लोग आपके सामान की डिमांड करेंगे, आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। दैट मीन्स आपकी जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है यहाँ पे क्या होगा कि जब आपके एक्सपोर्ट अगर आपके बढ़ रहे हैं तो आपके देश का एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है आपकी कंट्री में, तो वो कम हो रहा है। ठीक है, तो जो एडी कर्व होता है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, जिसको मैं अभी आपको आगे भी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो
इसलिए भी एडी कर्व का स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ऑल ऑफ दीज ड्राइव द डिमांड स्लोप डाउनवर्ड, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज में भी एक तरह से बात अगर हम अपने देश की ना करें, टोटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपके बढ़ेंगे, जिस वजह से आपका क्या होगा कि जो एडी कर्व है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स आर दी अदर थिंग्स बिसाइड प्राइस लेवल। यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या है? प्राइस लेवल को हटा करके जितने अन्य तत्व हैं वो आपके डिटर्मिनेंट्स है। लाइक वही जो कि आप कैश बैलेंस इफेक्ट आपका है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये सारी चीज़ों को आप डिटर्मिनेंट्स में ले सकते हैं अदर फैक्टर में। तो डिटर्मिनेंट्स आर दी अदर थिंग बिसाइड प्राइस लेवल दैट कैन कॉज अ शिफ्ट और चेंज इन डिमांड। ठीक है। तो इस फिगर में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जब डिक्रीज इन डिमांड हो रही है एग्रीगेट डिमांड, तो आपका एडी कर्व क्या हो रहा है? एक सेकेंड, कहाँ गया पेन? हाँ, तो एडी कर्व क्या हो रहा है? जैसे 81 था, ठीक है, जब डिक्रीज इन डिमांड हुआ तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ और ये 83 हो गया, और इंक्रीज इन डिमांड से क्या हुआ? राइट साइड शिफ्ट हुआ तो 82 हो गया। अब ये इसकी प्रोसेस में क्या क्या होता है ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि डिटर्मिनेंट्स आर द अदर थिंग बिसाइड प्राइस लेवल दैट कैन कॉज अ शिफ्ट और चेंज इन डिमांड। इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स आर डिस्कस्ड इन मोर डिटेल इन दी टेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? डिटर्मिनेंट्स में टू थिंग्स के बारे में बात हो रही है। एक तो डिटर्मिनेंट्स, दूसरा दी मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड के पहले में हम लोग बात कर ले कि क्या है? चेंज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। ठीक है, विच कैन बी कॉज बाय चेंज इन सेवरल फैक्टर। कि कंज्यूमर स्पेंडिंग आपकी कंज्यूमर की वेल्थ से, कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन से, हाउस होल्ड इन डिविडेंड से, टैक्सेस से, कि भाई आपकी जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, आपके कंज्यूमर के पास कितने पैसे हैं उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगी कि भाई उसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि फ्यूचर में उसकी कितनी इनकम होनी है, कितनी नहीं होनी है। ऐसा तो नहीं कि इनकम कम होगी। मतलब ये जो बहुत सारे फैक्टर हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन के, वो आपके एग्रीगेट डिमांड को निर्धारित करते हैं। ठीक है। टैक्सेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टैक्सेस क्या होते हैं? आपके उपभोग को कम करते हैं। दैट मीन्स आपके एक्सपेंडिचर को कम करते हैं। बिकॉज टैक्सेस की वजह से आपकी, अगर टैक्सेस आपके ऊपर ज़्यादा लगाए जा रहे हैं तो आपकी इनकम कम हो जाएगी। आपकी डिस्पोजेबल इनकम, टैक्सेस को अगर आप अपनी इनकम में से हटाओगे तो क्या मिलता है? डिस्पोजेबल इनकम। तो डिस्पोजेबल इनकम आपकी क्या होगी? कम होगी, जिस वजह से आपके जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम होगी। और अगर टैक्सेस कम लग रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है। चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की चेंजेस में क्या है कि विच कैन बी कॉज्ड बाई चेंजेस इन सेवरल फैक्टर। कि इंटरेस्ट रेट इसमें आपका मेन फैक्टर है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या हैं? विच आर अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस। ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या है? डिग्री ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, बिजनेस टैक्स। ये जो सारे रीज़न है कि भाई ब्याज की दर क्या है। ठीक है। एक तो चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग की सरकार के व्यय ज़्यादा हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं। अगर सरकार अपने व्यय बढ़ाती है तो हमारा एग्रीगेट जो डिमांड कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट होता है, और अगर सरकार व्यय अपने कम करती है तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। इसी तरीके से आपके चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बातें हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट, जो कि इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड द सेकेंड इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। कि आप जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है, जो कि एक बहुत मेन एलिमेंट है। ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस क्या है? ठीक है, कि भविष्य में आपके व्यापार की कंडीशंस क्या होंगी। टेक्नोलॉजी क्या है? डिग्री ऑफ एक्सेस कैपेसिटी क्या है? एंड बिजनेस टैक्सेस क्या है? ठीक है, कि आपके व्यापार पे कितना कर लग रहा है। ये सारी चीज़ें आपके इन्वेस्टमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक है। अब बात आती है नेट एक्सपोर्ट स्पेंडिंग की। तो चेंजेस इन नेट एक्सपोर्ट स्पेंडिंग अनरिलेटेड टू प्राइस लेवल। ठीक है, विच मे बी कॉज्ड बाई चेंजेस इन अदर फैक्टर्स सच एज नेशनल इनकम अब्रॉड एंड एक्सचेंज रेट। डेप्रिसिएशन ऑफ द
Percentage Philippines exports since Philippine product become less expensive when foreign buyers can obtain more dollars for their currency. Conversely, peso depreciation discourage import buying in the Philippines because our पेजो कैन नॉट बी एक्सचेंज फॉर एज मच फॉरेन करेंसी। देखो इसमें कहने का मतलब ये है कि आप अगर विदेशी व्यापार के बारे में बात करें तो जैसे भारत में क्या है, अगर हम जनरली देखें जितनी भी जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके कंपैरिजन में भारत का जो सामान कीमत स्तर है वो कम होता है, उसकी करेंसी सस्ती होती है डॉलर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यानी कि आपके निर्यात क्या होंगे, हमारे देश के अपेक्षाकृत अधिक सस्ते होंगे। ठीक है, तो दूसरी ओर क्या है कि भारत में आपके चूँकि अपेक्षाकृत कीमत स्तर पर भारतीय लोगों का क्या है, आयातित वस्तुओं के बजाय भारतीय वस्तुएं खरीदने के लिए, चूँकि आपके देश में अगर आप बाहर से कोई सामान, अगर आप सोचो कि जैसे अदर कंट्री के लोग हमारी कंट्री से सामान मंगा रहे हैं, अगर हम ये सोचे कि हम दूसरे देश से सामान मंगाएंगे तो हमें तो वो सामान महंगा मिलेगा ना अपने देश के कंपैरिजन में, बिकॉज हमारी करेंसी उनकी करेंसी के कंपैरिजन में सस्ती है। हमें $1 के बदले में ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे और उनके लिए हमारा रुपया बहुत सस्ता है। ठीक है, तो हमारे आयात तो महंगे हो रहे हैं और हमारे निर्यात सस्ते हो रहे हैं। तो मतलब दूसरे के लिए हमारे आयात क्या है, सस्ते हैं, मतलब हमारे निर्यात उनके आयात है तो उनके लिए सस्ते हैं, और हम दूसरे के निर्यात यानी कि जो हमारे लिए आयात है वो हमारे लिए महंगे हैं। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा कि भारत के सामान्य कीमत स्तर में कमी होगी। ठीक है, जो कि अधिक निर्यात तथा कम आयात उत्पन्न करेगी, जिसके कारण भारतीय वस्तुओं की एग्रीगेट डिमांड में एक्सपेंशन होगा। ठीक है, और इसके विपरीत अगर भारत में कीमत स्तर में वृद्धि होगी तो क्या होगा कि आपके निर्यातों में कमी होगी और आयातों में वृद्धि होगी। इस प्रकार कीमत स्तर में वृद्धि मुद्रास्फीति को में कमी कर देगी। ठीक है, कीमत स्तर में जो वृद्धि है वो मुद्रास्फीति नेट एक्सपोर्ट में आपके क्या होगी, कमी कर देगी। ठीक है, जो आपके नेट एक्सपोर्ट हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, जो आपका प्राइस लेवल बढ़ रहा है जिस वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, आपके एक्सपोर्ट क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे रीज़न थे नेट एक्सपोर्ट स्पेंडिंग में। अब जो यहाँ पे मैंने जो टर्म यूज़ किया था कि ये तो डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात होगी जो कि ए फैक्टर था। ठीक है, हम्म, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे हम। तो देखो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो कि कीन्स जब जनरली मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीप्लायर के बारे में बात होती है तो हम लोग जनरली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की स्टडी करते हैं जो कि कीन्स ने दिया था, कीन्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट को समझने से पहले मैं आपको उसका डायग्राम बना देती हूँ, तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी।
पूरा ही डायग्राम हटाना पड़ेगा।
भाई देखो, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, बहुत मुश्किल से मैंने डायग्राम बनाया है, ठीक है। आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हम्म। अब अगर हम इस फिगर में देखें सबसे पहले, तो अगर हम इनिशियल कंडीशन की बात करें, वाई एक्सिस पे हमने ऊपर की तरफ ए पैनल में, मान लो इसको ए मान लिया है, ठीक है, इसको बी पैनल मान लिया है। ए पैनल में हमारी जो लाइन है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की इनिशियल वाली, वो ए ई जीरो है, ठीक है, जो कि इसको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये हमने मान लिया बी पॉइंट है हमारा, राइट। इसको हमने आर मान लिया है और इसको हम मान लेते हैं सी, ठीक है। तो अब हमने माना कि जैसे ये जो सप्लाई कर्व है, ये शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व है, जो कि ऊपर की ओर, जैसा हम देख रहे हैं ना, ढालू होता है, ढालू वाला अपवर्ड होता है, ठीक है। तो ऊपर की ओर ढालू, ये हमारा एग्रीगेट शॉर्ट टर्म का सप्लाई कर्व है। तो अब हमें सबसे पहले इसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट को देखना है कि ऊपर के अगर हम पोर्शन में देखें, तो ये जो कर्व है ए ई कर्व, ये ए एस कर्व को, यानी ये वाला जो y इक्वल्स टू सी प्लस एस वाली लाइन है, इसको बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग में आपका उत्पादन कितना हो रहा है, ओ वाई जीरो हो रहा है, यानी कि, और प्राइस लेवल आपका क्या है, ओ पी, ओ से पी जीरो आपका प्राइस लेवल है, ठीक है। अभी बात यहाँ प्राइस लेवल की नहीं हो रही, अभी बात ये है कि इतने एक्सपेंडिचर हैं आपके, ठीक है, और ये आपका राष्ट्रीय उत्पादन है, और प्राइस लेवल आपका ओ पी जीरो है, ठीक है। अब हमने माना कि जैसे और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो बी डैश है, ठीक है। अब हमने माना कि सरकार ने क्या किया, चूँकि जो ए डी एन ए एस जो अप्रोच थी, या जो कीन्स के बारे में अगर हम बात करें, तो उन्होंने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात की थी, या यहाँ पे अगर हम सरकारी निवेश के बारे में बात करें, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, तो जब सरकारी निवेश हुआ, तो हमारे जो निवेश होने से क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ना कि जो निवेश होने से हमारे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हैं वो क्या होते हैं, वो बढ़ते हैं। जब सरकार इंटरफेयर करती है इकॉनमी में, सरकार खर्चा करती है, तो हमारे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं। तो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का जो कि ए ई जीरो था, वो शिफ्ट होकर के ए ई वन हो गया, ठीक है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग हमारा उत्पादन कितना हो रहा है, ओ से लेके वाई टू तक हमारा उत्पादन हो रहा है। पहले जो कि ए ई जीरो पे हमारा उत्पादन ओ वाई जीरो था, सरकार ने निवेश किया, सरकार ने खर्चा किया, हमारा ए ई कर शिफ्ट होकर के ए ई वन हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा उत्पादन कितना हो रहा है, ओ वाई टू, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ए डी कर्व, ए डी जीरो कर्व हुआ। अब अगर हम बात करें कि ये वाला जो प्राइस लेवल है, ठीक है, तो इस प्राइस लेवल पे अगर हम इस ए ई वन कर्व के बारे में बात करें, तो वो यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ए एस कर्व को, तो यानी कि ये प्राइस लेवल तो उसका नहीं होगा, कीमतें क्या होंगी, बढ़ेंगी। आप देख रहे हैं ना कि ये जो ए ई वन कर्व है, इसकी लाइन जो हम लोगों ने यहाँ से नीचे ड्रॉ की है उत्पादन के करस्पॉन्डिंग, तो ये जो ये एस ए एस कर्व है जो ब्लू लाइन में है, ये इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे ये जो पॉइंट ओ पी जीरो की है, जो प्राइस लेवल की है, उसको अच्छा, जब हमारा, हाँ ये बात मैं बताना भूल कि जब हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, तो जब एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो हमारा ए डी कर्व जो कि ए डी जीरो था, ओ पी जीरो प्राइस लेवल पे, जब ओ वाई जीरो हमारा उत्पादन था, तो हमारा ए डी कर्व क्या था, ए डी जीरो था, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको। अब ए डी कर्व भी क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, ए डी वन हो जाएगा, बिकॉज जब हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ता है, जो कि बढ़ा, ओ वाई टू हुआ। ओ वाई जीरो से ओ वाई टू उत्पादन क्यों हुआ, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के कारण। कैसे इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के कारण, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के कारण हमारा उत्पादन बढ़ करके ओ वाई टू हो गया है, ठीक है। तो उत्पादन बढ़ा, ठीक है, लोगों के खर्चे बढ़े, हमारा ए डी वन कर्व ए डी जीरो से शिफ्ट होके ए डी वन हो गया। तो ये ए एस कर्व को, एस ए एस कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस आर डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यानी कि हमारी कीमतें क्या हो गई, ओ पी जीरो से बढ़ करके ओ पी वन हो गई। अब जब कीमतें ओ पी जीरो से बढ़ के ओ पी वन हुई, तो अब क्या हुआ, कीमतों के बढ़ने से क्या होगा, हमारा जो एक्सपेंडिचर ए ई वन था, वो शिफ्ट होकर के क्या हो जाएगा, ए ई वन डैश, यानी कि डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। अब हमारे एक्सपेंडिचर चूँकि
क्यों हो रहा है? प्राइस लेवल के बढ़ने के कारण। प्राइस लेवल हमारा OP0 से बढ़ करके OP1 हो रहा था, इस वजह से हमारे जो एक्सपेंडिचर थे वो कम हो गए, AE1 से AE1 डैश हो गए और हमारा उत्पादन घट करके, अब ये देखो अगर इस लाइन को नीचे तक ड्रॉ करें तो ये SAS को R डैश पे इंटरसेक्ट कर रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा उत्पादन कितना है? O से लेके Y1 तक है, यानी हमारा उत्पादन भी OY2 से घट करके OY1 हो गया। ये बात सबको समझ में आई कि पहले क्या था इनिशियल कंडीशन में कि हमारा ये SAS कर्व था, ठीक है, इसको जो हमारा इनिशियल AE0 कर्व था, ये इस लाइन को जो कि हमारी y=c+s की लाइन है, B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, जिसके करस्पॉन्डिंग हमने एक्स एक्सिस में देखा हमारा उत्पादन कितना था? OY0 था। तो इस और कीमतें कितनी थी? OP0 थी। तो इस एक्सपेंडिचर AE0 के करस्पॉन्डिंग हमारा AD कर्व AD0 था। फिर क्या हुआ? सरकार ने निवेश किया, सरकार ने खर्चा किया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हुआ, जिस वजह से हमारा AE0 कर्व शिफ्ट हो करके AE1 हो गया, ठीक है। पर्पल कलर से हमने उसको शो किया है। अब क्या होगा कि हमारे जो ये जो SAS कर्व है, अब चूंकि एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो हमारे एग्रीगेट डिमांड कर्व भी क्या होगा? राइट साइड यानी अपवर्ड शिफ्ट होगा। AD0 से AD1 हो गया, तो ये AD1 SAS को R डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, मीन्स प्राइस लेवल क्या होंगे? बढ़ेंगे। प्राइस लेवल के बढ़ने से क्या होगा? हमारा एक्सपेंडिचर कर्व फिर डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ। डाउनवर्ड शिफ्ट होने से क्या हुआ कि हमारा जो, अब अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग उत्पादन देखें तो हमारा उत्पादन भी घट के OY2 से OY1 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब सरकारी व्यय या सरकारी जो निवेश हुआ उससे क्या हुआ? निचले भाग में समस्त मांग वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ? कीमत स्तर में वृद्धि। जब समस्त मांग कर्व जो हमारा AE जो कर्व है या समस्त मांग कर्व, ये जो AD कर्व है ये भी अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है और एक्सपेंडिचर कर्व भी अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। AD0 से AD1 और AE0 से AE1 आने पे क्या हुआ? प्राइस लेवल हमारे बढ़ गए, ठीक है। कीमत इस समय वृद्धि के फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पाद में जो गुणक प्रभाव जो कि Y0 Y1 के समान क्या होगी? वृद्धि होगी, बिकॉज प्राइस लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। जो कि केंद्र के गुणक प्रभाव के Y0 से Y2 से, यानी Y0 Y2 क्या है? इज ग्रेटर देन Y0 Y1, ठीक है। Y0 Y2 इज ग्रेटर देन Y0 Y1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो केंद्र के गुणक प्रभाव है Y1 से Y2, वो क्या है? भाग कीमत स्तर में वृद्धि के कारण निष्फल हो गया है। कि भाई जो इन्वेस्टमेंट में जो वृद्धि हुई थी AE0 से AE1 हुआ था, तो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि के फलस्वरूप जो गुणक प्रभाव था Y1 से Y2 वाला, वो क्यों निष्फल हो गया? बिकॉज ऑफ प्राइस लेवल। तो कीमत स्तर में वृद्धि की वजह से जो आय में वृद्धि हो रही थी वो क्या हो गई? वो कम हो गई थी। उत्पादन में वृद्धि कम हो गई थी, बिकॉज और एक्सपेंडिचर भी बढ़ गए थे। भाई उत्पादन जब हम लोग करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर यूज़ होते हैं ना, तो जब प्राइस लेवल बढ़ेगा तो हमारे प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि कीमत स्तर में वृद्धि के कारण जो गुणक प्रभाव का Y1 Y2 भाग था वो क्या हो गया था? वो निष्फल हो गया था। तो यही बात इसमें उन्होंने बताई थी इस स्लाइड में कि जो दो बातें हैं वो एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट डालती हैं। एक उसके डिटरमिनेंट्स जो मैंने आपको बताया कि रियल बैलेंस इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट इफेक्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्ट, वही जो कि इन्वेस्टमेंट इफेक्ट में आता है, एंड फॉरेन ट्रेड इफेक्ट, ठीक है, जिसमें हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हमारे AD कर्व पे इफेक्ट डालती हैं। एंड द सेकेंड इज मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये भी हमारे AD कर्व में इफेक्ट डालता है, राइट। अब हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में कि ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है। तो जिसका हम लोग स्लोप भी देख रहे हैं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। Aggregate supply is a schedule or curve showing the level of real domestic output available at each possible price level। मतलब ये आप देख रहे हैं ना कि अपवर्ड डायरेक्शन में कि जब इतनी कीमत थी तो इतना उत्पादन था, प्राइस और बढ़े तो उत्पादन और बढ़ा, प्राइस और बढ़े तो उत्पादन और बढ़ा। यानी क्या है कि एग्रीगेट सप्लाई इज अ शेड्यूल और कर्व शोइंग द लेवल ऑफ रियल डोमेस्टिक आउटपुट अवेलेबल एट ईच पॉसिबल प्राइस लेवल, राइट। अब डिटर्मिनेंट्स क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होते हैं?
determinants of aggregate supply curve में a change in input prices which can be caused by changes in several factors, ठीक है, जिसमें हमारे डोमेस्टिक रिसोर्सेज प्राइजेस आएंगे, प्राइजेस ऑफ इम्पोर्ट रिसोर्सेज आते हैं, मार्केट पावर इन सर्टेन इंडस्ट्रीज क्या है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है चेंजेस इन प्रोडक्टिविटी, कि भाई अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी मतलब रियल आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। प्रोडक्टिविटी कैसे, कि आपका जो एक्चुअल में उत्पादन हो रहा है और आप इनपुट क्या लगा रहे हो, ठीक है, उसका डिवाइड करके आपकी प्रोडक्टिविटी आती है। कैन कॉज चेंजेस इन पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू टोटल इनपुट कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट। इफ प्रोडक्टिविटी राइजेस, बात समझने की ये है कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो यानी कि यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी कम होगी। भाई जब ज़्यादा हम लोग देखते हैं ना कि जब हम लोग बड़े लेवल पे उत्पादन करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे जब उत्पादन किया जाता है तो क्या होता है कि हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो कम आती है, ठीक है। तो इफ़ प्रोडक्टिविटी राइजेस यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट विल फॉल, दिस कैन शिफ्ट एग्रीगेट सप्लाई टू दी राइट, ठीक है, एंड लोअर प्राइसेस द रिवर्स इज ट्रू। मतलब अगर अगर आपकी प्रोडक्टिविटी जो पर यूनिट कॉस्ट है अगर वो बढ़ेगी तो आपका एग्रीगेट सप्लाई फिर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। अभी जो कि अपवर्ड शिफ्ट हो रहा था, राइट साइड शिफ्ट हो रहा था, वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि इफ प्रोडक्टिविटी राइजेस यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट विल फॉल, दिस कैन शिफ्ट एग्रीगेट सप्लाई टू दी राइट। जैसा कि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, राइट ये शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। एंड लोअर प्राइजेस दिस रिवर्स इज ट्रू व्हेन प्रोडक्टिविटी फॉल्स, ठीक है, यानी लोअर प्राइजेस में हमारे ये लेफ्ट साइड में, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ना, ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस एफर्ट टू रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है। चेंज इन लीगल इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट विच कैन बी कॉज्ड बाई चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स क्या है, बिजनेस टैक्सेस और सब्सिडीज। भाई हमारी जो लीगल इंस्टीट्यूशन इन्वायरमेंट होता है विच कैन बी कॉज्ड बाई चेंजेस इन अदर फैक्टर्स, वो क्या है कि आपके व्यापार में टैक्स क्या लग रहे हैं, सब्सिडीज आपके बिजनेस को क्या दी जा रही हैं, गवर्नमेंट के नियम क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी एग्रीगेट सप्लाई पे बहुत इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई जो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये लॉन्ग टर्म में कैसा होता है, लॉन्ग टर्म में इसका शेप क्या होता है। तो इन द लॉन्ग रन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज़ वर्टिकल एट इकोनॉमीज फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। अगर आपको याद हो जब मैंने क्लासिकल थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री रहे हैं इन्होंने लॉन्ग रन के बारे में बात की थी, लॉन्ग टर्म सप्लाई कर्व के बारे में बात की थी, और ये जो जॉन मेनार्ड कीन्स रहे हैं इन्होंने शॉर्ट टर्म सप्लाई कर्व के बारे में, एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बारे में बात की थी। तो ये जो लॉन्ग टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये वर्टिकल क्यों है, बिकॉज इकॉनमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको याद हो मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि जब इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है कि आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनको फुल्ली यूटिलाइज कर चुके हैं, आपके जो लेबर हैं, लेबर क्लास है, आप उनको भी पूरी तरह यूटिलाइज कर चुके हैं। अब अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, प्राइजेस बढ़ेंगे। प्राइजेस आप देख रहे हो ना, प्राइजेस बढ़ेंगे बट प्रोडक्शन कांस्टेंट है ओ क्यू एफ पे। आप देख रहे हैं ना कि प्रोडक्शन कांस्टेंट है, प्राइजेस बढ़ेंगे। हम लोग यानी कि ये एक तरह से बेलोचदार है, जो उत्पादन है वो पूर्णतया बेलोचदार है, ठीक है। और ये आपके क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन द लॉन्ग रन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल एट द इकोनॉमीज फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट, एंड द कर्व इज वर्टिकल बिकॉज इन द लॉन्ग रन रिसोर्सेज प्राइजेस एडजस्ट टू चेंज इन द प्राइस लेवल, लीविंग नो इंसेंटिव फॉर फर्म्स टू चेंज देयर आउटपुट, ठीक है। तो कर्व हमारा वर्टिकल क्यों हो रहा है, बिकॉज लॉन्ग रन में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो प्राइस को एडजस्ट कर लेंगे, जो भी प्राइस लेवल में बढ़ोतरी है उनको वो एडजस्ट कर लेंगे, लीविंग नो इंसेंटिव फॉर फर्म्स टू चेंज देयर आउटपुट। आउटपुट आपका नहीं बढ़ेगा, सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ेंगे, बिकॉज आपने जितने भी आपके चाहे वो कांस्टेंट रिसोर्स हो, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे आपके लेबर रिसोर्सेज हो, सबका आपने फुल्ली यूटिलाइजेशन कर लिया है। अब
कोई गुंजाइश नहीं है आपके उत्पादन को बढ़ने की। अब अगर आप उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपके सिर्फ प्राइजेस बढ़ेंगे और जो आपकी सप्लाई है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व इन दी शॉर्ट रन। ठीक है। तो दी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। अभी मैंने बताया था ना कि अपवर्ड स्लोपिंग ऐसे जाता है। ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, अभी ये मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊंगी। सॉरी, मैं ज़रा पानी पियाऊँ, मैं पानी लेके नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, है ना। 1 मिनट वेट करिएगा आप। सॉरी, वो पानी लेने जाना पड़ गया था मुझे। ठीक है। तो मैं बात कर रही थी एग्रीगेट सप्लाई इन दी शॉर्ट रन के बारे में। ठीक है। The short run aggregate supply curve is upward sloping. The lag between product prices and resource prices makes it profitable for firms to increase output when the price level rises. And to the left of full employment output, the curve is relatively flat. The relatively abundance of idle inputs means that firms can increase output without substantial increase in production cost. To the right of full employment output, the curve is relatively steep.
shortage of inputs and production bottlenecks will require substantially higher prices to induce firms to produce. References to aggregate supply in the remainder of the chapter apply to the short run curve unless otherwise noted. कहने का मतलब ये है, ये मैं आपको इसका पूरा एक डायग्राम बना के पूरा बताती हूँ, ठीक है, कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है, और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं। और ये एग्रीगेट सप्लाई का जो ये शॉर्ट टर्म कर्व है, इससे इतने अच्छे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और आप समझ भी नहीं पाते हैं कि पूछा क्या गया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नेट के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी हिंदी में एक प्रॉपर डेफिनेशन बता दूं कि ये जो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये उन विभिन्न मात्राओं को बताता है जिसे उत्पादक के द्वारा सॉरी एग्रीगेट सप्लाई कर्व उन विभिन्न मात्राओं को बताता है जिससे उत्पादक के द्वारा विभिन्न कीमतों पर बाजार में बेचा जाता है, ठीक है, या वो बाजार में बेचने को इच्छुक होता है। अब हम एएस कर्व के शेप के बारे में बात करते हैं। शेप ऑफ एएस कर्व, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसलिए मैं बोल रही हूँ। देखो, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने माना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आता है, दिसंबर 2014, जून 2015 एंड दिसंबर 2016 में तो मेरी जानकारी में क्वेश्चन आया है। बाकी और भी ईयर में आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मैं क्या थोड़ा टेढ़ा बैठी हूँ क्या? तो ये एएस कर क्या है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे आप प्राइस लेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप आउटपुट लेंगे, दैट इज ये पॉइंट मान लो हमने एम मान लिया। तो ये एएस कर्व वर्टिकल क्यों है? बिकॉज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। तो पूर्ण रोजगार का मतलब ये है कि कीमतें क्या है, सॉरी, कुल पूर्ति क्या है, स्थिर है, सिर्फ प्राइजेस बढ़ते हैं, ठीक है। प्राइजेस को उन्होंने फ्लेक्सिबल माना था। अगर आप क्लासिकल इकोनॉमिक्स के एजम्पशन देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने वेजेस एंड प्राइजेस को फ्लेक्सिबल माना था, ठीक है। तो यानी कि क्या है कि कुल पूर्ति को स्थिर माना है, ठीक है, और पूर्ण रोजगार पाया जा रहा है, प्राइजेस बढ़ेंगे, इसलिए आपका एग्रीगेट सप्लाई का वर्टिकल होगा। ये तो बात हुई प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की। और इसको घुमा करके भी पेपर में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस समुदाय के अर्थशास्त्रियों के अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई कर या समस्त पूर्ति कर वो पूर्णतया बेलोचदार होता है। कैसे पूछा जाएगा कि पूर्णतया बेलोचदार मतलब परफेक्टली, क्या वर्ड यहाँ पे यूज होगा? इनइलास्टिक, पूर्णतया बेलोचदार, ठीक है। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं उनके अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो पूर्णतया बेलोचदार होता है। ये तो बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कीन्सियन अप्रोच के बारे में, ठीक है। इसी को मैं इरेज कर देती हूँ। अब हम बात करेंगे कीन्स के अकॉर्डिंग।
अब देखो कीन्स ने क्या बोला था, सबसे पहले तो इस बात को याद करो कि कीन्स के अनुसार क्या था, कीन्स ने अपना कॉन्सेप्ट कर दिया था इकोनॉमी में जब मंदी की स्थिति थी, ठीक है। क्लासिकल ने कब, क्लासिकल के अकॉर्डिंग मंदी की कोई स्थिति नहीं है, उनके अकॉर्डिंग तो सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड होता है। मैं ये सारी चीज़ों को कई बार बता चुकी हूँ, मैं फिर से इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन कैसे आ जाता है आप नहीं समझ पाओगे पेपर में, राइट। तो जो क्लासिकल थे उनके अकॉर्डिंग डिमांड एंड सप्लाई इक्वल्स थी, ओवर प्रोडक्शन की कोई पॉसिबिलिटी इकॉनमी में नहीं थी, ठीक है। कीन्स ने क्या बोला, कीन्स ने ये बोला कि अर्थव्यवस्था में उन्होंने अपना जब सिद्धांत दिया तो वो सिद्धांत ही उन्होंने कब दिया था, जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति थी। तो कीन्स के अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था में मंदी पाई जाती है, इसका मतलब क्या है, बेरोजगारी पाई जाती है अर्थव्यवस्था में। मंदी है मतलब बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी पाई जा रही है। तो पहले तो क्या है, अब चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि प्राइस को क्या उन्होंने कांस्टेंट लिया है, पहले तो उन्होंने प्राइस को ही कांस्टेंट लिया है। तो उनका क्या मानना था कि प्राइस लेवल आपके कांस्टेंट है, तो आप अगर उत्पादन में वृद्धि करोगे तो आपके क्या है, उत्पादन बढ़ेंगे, बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है वहाँ पे इकोनॉमी में, अंडर एम्प्लॉयमेंट है और अनैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है। तो पहले तो क्या है, आप क्या देख रहे हो कि कीमत स्तर स्थिर है, कीन्स के अकॉर्डिंग क्या है, कीमत स्तर स्थिर है, उत्पादन बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप इस पॉइंट पे आए, सपोज डेट ये पॉइंट आपने ए मान लिया, तो इस पॉइंट के बाद अभी तो क्या है, अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार था, अब इस पॉइंट पे क्या है, पूर्ण रोजगार की स्थिति आ गई। तो अब क्या होगा कि अब आपका जो ये एएस कर्व है वो वर्टिकल हो जाएगा। तो यानी कीन्स के अनुसार एएस कर्व क्या होता है, पहले हॉरिजेंटल होता है, देन फिर वो वर्टिकल हो जाता है। तो हॉरिजेंटल होता है तो मतलब क्या है कि अगर एएस कर्व हॉरिजेंटल है, अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए, इस ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये जो अभी मैं अभी इस समय पे जो मैं ये पॉइंट बता रही हूँ, ये जितनी लाइन मैं बता रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेपर में बहुत टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है और बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे बारीकी वाले पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इन पे बार बार फोकस डाल रही हूँ। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि कीन्स के अनुसार एएस कर्व पहले हॉरिजेंटल था, देन फिर वो वर्टिकल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हॉरिजेंटल है का मतलब साधन बढ़ाने पे आपकी कीमत तो स्थिर है भाई, हॉरिजेंटल का मतलब क्या, आप देख रहे हैं ना, प्राइस लेवल आपका कांस्टेंट है और आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, लाइक वी कैन से लेबर आप बढ़ा रहे हो, आपका उत्पादन बढ़ रहा है। बट जब आप ए पॉइंट पे आएंगे, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपका उत्पादन स्थिर हो जाएगा, फिर आपका उत्पादन नहीं बढ़ेगा, एएस कर्व वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इसकी बीच की एक्चुअल प्रोसेस में क्या होता है, ये भी जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने लिखा है ना कि टू द राइट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट द कर्व इज रिलेटिवली स्टीप, ठीक है, एंड शॉर्टेज ऑफ इनपुट्स एंड प्रोडक्शन बॉटलनेक विल रिक्वायर सब्सिडेंटली हायर प्राइसेस टू इंड्यूस फर्म टू प्रोड्यूस, ठीक है। Refers to the aggregate supply in the remainder of the chapter applied to the short run curve unless otherwise noted। इसको मैं आपको यहाँ पे इसीलिए मैं एक और डायग्राम बना के बताती हूँ। ये कर्व तो सबको समझ में आ गया होगा, इसको मैं इरेज करती हूँ, ठीक है। हम्म,
आप इस डायग्राम को आप गौर से देखिएगा कि इस डायग्राम में ये बात कही गई है। इस चित्र में ये जो फिगर है इसमें ये बोला गया है कि कीन्स के अनुसार चूंकि अर्थव्यवस्था में क्या है, बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, ये बात सबको मैंने अभी बताई, एक्सप्लेन की कि कीन्स के अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है। तो क्या होता है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है, इस ये जो हॉरिजेंटल रेंज है, फिर जो ये इंटरमीडिएट रेंज आई है एंड जो वर्टिकल रेंज आई है, इसके बीच की एक्चुअल प्रोसेस क्या है, इसको आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। देखो, कीन्स ने बोला था कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हॉरिजेंटल रेंज में क्या है कि आपके जो लेबर हैं, तो आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले जैसे हम लोग रिकॉर्ड हो कि हम लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि पहले आप मोस्ट फर्टिलाइज लैंड पे आपने एग्रीकल्चर किया, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया, देन उससे कम फर्टिलाइज, फिर जो सबसे घटिया भूमि होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कीन्स ने क्या किया, सबसे पहले कुशल श्रमिकों को काम पे लगाने की बात की। तो कुशल श्रमिकों को काम पे लगाने में क्या है कि आपका ये जो प्राइस लेवल है वो तो पी है, ओपी है, और आप क्या कर रहे हैं कि आपने जब कुशल श्रमिकों को काम पे लगाया है तो आपका क्या हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, जो कि आप हॉरिजेंटल रेंज में देख रहे हो कि उत्पादन बढ़ रहा है, ना कि रोजगार। ठीक है, रोजगार नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे एग्रीगेट आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है। बिकॉज ये जो लेवल है ओ वाई, दैट इज नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये अल्प रोजगार का पॉइंट है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि उत्पादन बढ़ रहा है, ओ से वाई, ये उत्पादन आपका बढ़ रहा है, लेकिन आपका रोजगार नहीं बढ़ रहा है। आपने क्या किया, कुशल श्रमिकों को काम पे लगाया है। अब ये मान लिया हमने, इसको ए पॉइंट मान लिया और इसको हमने बी पॉइंट मान लिया। तो जब ए पॉइंट पे क्या हुआ कि हमारे जो इफ़िशिएंट लेबर हैं, जो अच्छे लेबर हैं, अच्छा काम करते हैं, जब वो ख़त्म हो जाएंगे, ए पॉइंट पे जब वो ख़त्म हो गए तो ए से बी हमारी फिर इंटरमीडिएट रेंज स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे प्रोडक्शन तो बढ़ेंगे। अब आप देख रहे हो ना कि इस हॉरिजेंटल रेंज में, बिल्कुल गौर से देखना, बिल्कुल अच्छे से समझना कि जो हॉरिजेंटल रेंज वाला ये जो लाइन है हमारी पी ए, इसमें प्राइस तो नहीं बढ़ रहे हैं। बात समझ में आई कि इस रेंज में प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, प्राइस क्या है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। अब ए पॉइंट पे जब आपके इफिशिएंट लेबर खत्म हो गए, ठीक है, तो अब आप जब उत्पादन बढ़ाओगे, यानी जब वाई से वाई वन पे जब आप जाओगे, यानी कि ए से बी पे जब आप जा रहे हो, ये जो कि आपकी इंटरमीडिएट रेंज है, इसमें आप क्या देख रहे हैं, आपके प्राइजेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये प्राइजेस क्यों बढ़ रहे हैं, बिकॉज आपके कुशल श्रमिक, आपके इफिशिएंट लेबर खत्म हो गए हैं। अब आप उत्पादन अगर बढ़ाना चाहते हैं, आप और लेबर को काम पे लगाना चाहते हैं, तो आपको उन्हें ट्रेनिंग देनी होगी, काम करने की ट्रेनिंग देनी होगी। तो जब आप उन्हें काम करने की ट्रेनिंग दोगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है प्राइजेस भी आपके बढ़ेंगे, उत्पादन भी बढ़ रहा है। यानी ए से बी में क्या है, पी से ए की जो रेंज है, पी ए रेंज में, या वी कैन से हॉरिजेंटल रेंज में, ओनली आउटपुट इंक्रीजेस, ठीक है। पी ए रेंज में, ये थोड़ा गड़बड़ लिख गया, पी ए रेंज में क्या होगा, ओनली आउटपुट बढ़ रहा है, जो कि हमारी हॉरिजेंटल रेंज है, ठीक है। ए से बी रेंज में क्या है, आउटपुट तो बढ़ रहा है बट प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, दोनों ही बढ़ रहे हैं। एंड बी के बाद अगर आप देखो, ठीक है, बी के बाद जो आपकी वर्टिकल रेंज है, उसमें क्या है कि आपका उत्पादन तो बढ़ के ओ वाई वन हो गया, जब आप इंटरमीडिएट रेंज में, जो कि हॉरिजेंटल रेंज में ओ वाई उत्पादन था, वो बढ़ करके ओ वाई से ओ वाई वन हो गया। लेकिन अब अगर हम इंटरमीडिएट रेंज में आते हैं तो हमारे क्या हो रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, ओ वाई वन पे जाके उत्पादन कांस्टेंट हो गया है, ये एस कर्व वर्टिकल हो गया है। अब हमारे सिर्फ प्राइजेस बढ़ेंगे, ना कि हमारा उत्पादन बढ़ेगा। यानी कि वर्टिकल रेंज की अगर हम बात करें, वर्टिकल रेंज में क्या होगा, ओनली प्राइजेस बढ़ेंगे, ठीक है।
वर्टिकल रेंज में हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, सिर्फ प्राइजेस बढ़ेंगे। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि हॉरिजेंटल रेंज में कीन्स के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो हॉरिजेंटल रेंज में क्या होता है बोलो? हॉरिजेंटल रेंज में ओनली आपका आउटपुट इंक्रीज होता है एंड प्राइजेस क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। और इंटरमीडिएट रेंज में क्या होता है? आपके आउटपुट भी बढ़ते हैं, प्राइजेस भी बढ़ते हैं। एंड द लास्ट इज वर्टिकल स्टेज। वर्टिकल रेंज में क्या होगा? आपका सिर्फ प्राइजेस बढ़ेंगे। तो यानी कि पहले क्या है? ये फ्लैट है, फिर ये थोड़ा स्टीपर हुआ, फिर ये वर्टिकल हो गया। भाई ये फ्लैट रेंज है, देन ये थोड़ा सा स्टीपर होके ये वर्टिकल हो गया। तो यही बात इसमें बोली गई है कि द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, द लैग बिटवीन प्रोडक्ट प्राइजेस एंड रिसोर्सेज प्राइजेस मेक इट प्रॉफिटेबल टू फर्म्स टू इंक्रीज आउटपुट व्हेन द प्राइस लेवल राइजेस। आपने देखा ना, इंटरमीडिएट रेंज में फर्म के लिए प्रॉफिटेबल था कि आउटपुट को बढ़ाए। व्हेन द प्राइस लेवल बढ़ रहा है उसके लिए प्रॉफिटेबल है, उसका आउटपुट भी बढ़ेगा। टू द लेफ्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट द कर्व इज रिलेटिवली फ्लैट। The relatively abundance of idle input means that firms can increase output without substantial increase in production cost. ठीक है, to the right of full employment output the curve is relatively steep. राइट साइड में क्या है? राइट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कर्व क्या? रिलेटिवली स्टीप है। हम लोग देख रहे हैं ना कि रिलेटिवली स्टीप है फुल एम्प्लॉयमेंट के पहले। ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट है इसके पहले रिलेटिवली स्टीप है। ठीक है, to the right of full employment output, the curve is relatively steep. Shortage of inputs and production bottlenecks will require substantially higher prices to induce firm to produce. ठीक है, उसके बाद हमारा कर्व क्या हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है इक्विलिब्रियम पॉइंट की कि आखिर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है एडी एंड एएस का। तो रियल आउटपुट एंड द प्राइस लेवल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी आर फाउंड वेयर द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा एडी कर्व है, ये एडी कर्व है, ठीक है, और ये एएस कर्व है। ये एक दूसरे को यहाँ पे मान लिया हमने ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, जहाँ पे ए डी एंड ए एस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक है, अब बात आती है, पहले तो उसके शिफ्टिंग के बारे में बात कर लें। शिफ्ट कब होता है? एग्रीगेट सप्लाई कर्व। शिफ्टिंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व व्हेन अ सप्लाई डिटर्मिनेंट्स चेंज। जब हमारे सप्लाई के जो फैक्टर हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, वो जब चेंज होते हैं तो हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन कर्व इलस्ट्रेट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? लागत प्रेरित स्फीति। जब लागत प्रेरित स्फीति हुए, हमारी लागतें बढ़ रही हैं, तो हमारा जो एएस कर्व है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। ठीक है, इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं, ऊपर वाले फिगर में हमारा एएस कर्व क्या है? लागतों के बढ़ने के कारण आप देख रहे हैं ना कि जब हमारा प्राइस लेवल OP1 था और हमारे उत्पादन OQF थे, जो कि ए पॉइंट पे, आपको मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए, OP1 प्राइस पे हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व था वो OQF था। ठीक है, OQF उत्पादन था, AS1 हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व था। जब हमारे प्राइस लेवल बढ़े, प्राइस लेवल क्यों बढ़े? बिकॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लागतें बढ़ी तो कीमतें बढ़ी, तो क्या हुआ? हमारा जो AS कर्व है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होकर के AS1 से AS2 हो जाता है। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट इन द कर्व विल कॉजेज अ डिक्लाइन इन प्राइस लेवल। ठीक है, अब राइट साइड में कब शिफ्ट होगा? आप इसमें देख सकते हैं,
पहले क्या था हमारा AD1 कर्व, ठीक है, AS1 कर्व एक दूसरे को मान लिया हमने ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि हमारा जैसे हमारी सप्लाई बढ़ी तो हमारा जो सप्लाई कर्व था वो क्या अगर हमारे कीमतें, जैसे कि हमने आपको बताया कि अगर तब कीमतें हमारी क्या थी, जब AS1 और ये AD1, AS1 AD1 तो इंटर, हाँ, AS1 एंड AD2 जब एक दूसरे को B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर जब क्या हुआ कि अगर कीमतें आपकी क्या हो रही हैं, अगर आपकी कम होंगी तो आपका क्या होगा कि एएस कर्व जो होगा वो राइट साइड में शिफ्ट होगा, बिकॉज कीमतें जब यहाँ ऊपर वाले कर्व में क्या था, कीमतें आपकी बढ़ रही थी, लागतें बढ़ रही थी, कीमतें बढ़ रही थी, तो एएस कर्व क्या हुआ था, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब OP3 से प्राइस लेवल हमारा OP2 पे आ रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, एएस कर्व जो है वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, AS1 से AS2 हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि AS1 कर्व से AS2 मीन्स वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक तरह से ये देखा जाए कि जो AS कर्व है वो साधनों की पूर्ति तकनीक और जो पहले वाला हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व था उसमें साधनों की पूर्ति को, कीमतों को, सबको स्थिर माना गया था। इसमें क्या है, सारी चीज़ें वेरिएबल हैं, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, इसलिए AS कर्व भी अपवर्ड या डाउनवर्ड या वी कैन से लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर जैसे हम पूंजी की मात्रा में कमी कर दें, अगर हम कैपिटल अमाउंट को कम कर दें तो क्या होगा कि हमारा AS1 जो AS कर्व है वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। और अगर इसी जगह में अगर पूंजी की मात्रा को, अगर हम कैपिटल को बढ़ा दें, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो हमारा AS कर्व क्या होगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो हमारा AS कर्व जो है वो राइट साइड शिफ्ट होगा, और अगर हमारे इन्वेस्टमेंट घट रहे हैं या हमारा कैपिटल घट रही है तो हमारा AS कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, ठीक है। अब बात आती है इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जो एग्रीगेट डिमांड है अगर वो बढ़ती है तो क्या होता है, लागत प्रेरित स्फीति आती है। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, जाहिर सी बात है अगर आपकी मांग बढ़ रही है तो क्या होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा, ठीक है। जैसे कि इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज रियल आउटपुट एंड क्रिएट अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइजेस, ठीक है, स्पेशली व्हेन द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट और अबाउट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो OQ उत्पादन है इसमें अगर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, आप इस फिगर से समझिएगा इसको बहुत अच्छे से। जैसे ये AS कर्व है और ये आपका AD1 कर्व है, हाँ, ये इस पॉइंट को अगर हमने E मान लिया तो ये एक दूसरे को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और लेट अस सपोज कि ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे कि ये OQF मीन्स यहाँ पे जो उत्पादन है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, आपका प्राइस लेवल OP1 डिसाइड हो रहा है। अब अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, सपोज आपकी एग्रीगेट डिमांड AD1 से बढ़ कर के AD2 हो गई। अब जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा, जो कि हो रहा है, राइट साइड मीन अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। आपका AD1 कर्व जब अपवर्ड शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ, AD1 से AD2 हो गया, ठीक है। तो अब ये जो AD2 है ये अगर ये इस कीमत पे, ये जो OP1 कीमत है, यहाँ पे तो एग्रीगेट सप्लाई को वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना, वो इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये E1 पॉइंट है। तो एट पॉइंट E1 हमारे प्राइस क्या हो रहे हैं, प्राइजेस हमारे OP1 से बढ़ कर के OP2 हो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज रियल आउटपुट, ठीक है, एंड क्रिएट अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइसेस स्पेशली व्हेन द इकोनॉमी ऑपरेट्स एट और अबाउट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। और अभी मैंने आपको पिछला वो मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में बताया था, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि द मल्टीप्लायर इफेक्ट वीकेन द फर्दर राइट द एग्रीगेट डिमांड कर्व। जो ये अगर आपको ये याद हो, मैं फिर से एक बार आपको बताती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। पहले ये स्टेटमेंट आप पढ़िएगा पूरा
कि इसमें इन्होंने लिखा है कि द मल्टीप्लायर इफेक्ट वीकेंस द फर्दर राइट द एग्रीगेट डिमांड कर्व मूव्स अलोंग द एग्रीगेट सप्लाई कर्व मोर ऑफ द इंक्रीज इन स्पेंडिंग इज एब्जॉर्ब इनटू प्राइजेस। क्या लिखा है? मोर ऑफ द increase in spending is absorbed into prices increases rather than generating greater real output। अब आप इस फिगर में देखो जो मैंने आपको बताया था अभी, कि इस फिगर में क्या था कि जब आपका AD1 जो शिफ्ट हुआ था तो आपका ये जो रियल आउटपुट OY2 था, लेकिन क्या हो रहा था कि ये AS कर्व को R डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, जिसके करस्पॉन्डिंग कीमतें आपकी बढ़ रही थी। बिकॉज यहाँ पे AS कर्व को ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पे AS कर्व को ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। AS कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? R डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वजह से आपकी कीमतें बढ़ रही हैं। तो आपका उत्पादन क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या था कि जो ये Y1 Y2 था, सॉरी Y0 Y1 था, ये Y0 Y2 से कम था। यानी कि जो ये Y1 Y2 ये जो गुणक प्रभाव था, ये जो ये क्या था? कीमतों में वृद्धि की वजह से एब्जॉर्ब हो गया था। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही गई है। फिर से पढ़िएगा आप इस चीज़ को, ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रही हूँ कि द मल्टीप्लायर इफेक्ट वीकेंस, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट जो गुणक प्रभाव ये कमजोर पड़ जा रहा है फर्दर राइट द एग्रीगेट डिमांड कर्व, जबकि आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट साइड जो शिफ्ट हो रहा है, बट द मल्टीप्लायर इफेक्ट weakens the further right the aggregate demand curve moves along the aggregate supply curve more of the increase in spending is absorbed into price increases। आप सोचो ना, जब आप उत्पादन कर रहे हो, ठीक है, अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो आप जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उसमें जो आप लेबर को पे कर रहे हो, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जाहिर सी बात है कि आपकी उनकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी ना। तो जो आपका जो उत्पादन बढ़ना चाहिए था बिकॉज ऑफ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, जो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही थी, बात इसको समझिएगा यहाँ पे कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही थी, जिस वजह से आपका जितना उत्पादन बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ पाया बिकॉज ऑफ प्राइस इंक्रीजेस रेदर देन जनरेटिंग ग्रेटर रियल आउटपुट। इस वजह से आपका जो गुणक प्रभाव है वो क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, द मल्टीप्लायर इफेक्ट वीकेंस द फर्दर राइट द एग्रीगेट डिमांड कर्व मूव्स अलोंग द एग्रीगेट सप्लाई कर्व मोर ऑफ द इंक्रीज इज in spending is absorbed into price increases rather than generating greater real output। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है सबको? हाँ, अब डिक्रीज इन एडी के बारे में बात करेंगे। इफ एडी डिक्रीजेज रिसेशन एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में रिजल्ट प्राइजेस डोंट फॉल इजली। क्या कहने का मतलब है कि वेज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट फ्लेक्सिबल सो बिजनेस कैन नॉट अफोर्ड टू रिड्यूस प्राइजेस। बात समझिएगा, यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि वेज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट फ्लेक्सिबल सो बिजनेस कैन नॉट अफोर्ड टू रिड्यूस प्राइजेस। आपकी वेज कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, सो बिजनेस कैन नॉट अफोर्ड टू रिड्यूस प्राइजेस। एम्प्लॉयर्स आर रिलुक्टेंट टू कट वेजेस बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉई इफेक्ट etc. Employees seek to pay efficiency wages and wages that maximize work effort and productivity, minimizing cost, minimizing wage law, keep wages above that level। ठीक है, menu costs are difficult to implement, fear of prices wars keep prices from being reduced। जो आपकी जो अंदर एक जो भय था, ठीक है, कि प्राइस वॉर्स का, इस वजह से क्या होगा? प्राइजेस फ्रॉम बीइंग रिड्यूस, प्राइजेस क्या होंगी? कम होनी शुरू होंगी। ठीक है, अब बात आती है कि रोल ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी की। ठीक है,
हम्म, ये हमारा SAS कर्व है, ठीक है। ये हमारा AD0 कर्व है। ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा उत्पादन OY1 है और कीमतें हमारी OP1 है, ठीक है। अब हमने माना कि सरकार ने क्या किया कि मान लो मंदी की स्थिति है, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, हस्तक्षेप किया। सरकार ने क्या किया, व्यय किया, यानी फिस्कल पॉलिसी को एडॉप्ट किया। तो सरकार ने अगर अपने एक्सपेंडिचर को अगर बढ़ाया तो क्या होगा कि AD कर, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर सरकार अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो AD कर्व क्या होगा, बिकॉज एक्सपेंडिचर बढ़ाने का मतलब क्या होगा कि सरकार अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है, तो AD कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि आपका, अब अगर आप देखो कि आपका उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर गलत बना है, इसको मैं फिर से बनाती हूँ। हम्म, थोड़ा सा ये डायग्राम गलत बना है बिकॉज मैंने SAS कर्व को प्रॉपर वैसा नहीं बनाया है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब सरकार क्या करती है, जब सरकार अपने व्यय में वृद्धि करती है बिना करों में वृद्धि किए, ठीक है। कर आपके टैक्सेस वो फिक्स हैं, ठीक है। करों में कटौती भी नहीं कर रही है, ना वो करों में वृद्धि कर रही है। मीन्स अगर सरकार अपने व्यय को बढ़ा रही है, फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट कर रही है, तो आपका AD कर्व जो है वो AD0 से शिफ्ट होकर AD1 हो जाएगा, जिस वजह से आपका उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो उत्पादन के बढ़ने से क्या होगा कि जो ये प्राइस लेवल है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस लेवल भी बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस लेवल जो है वो उत्पादन की तुलना में कम बढ़ेगा। यहाँ पे यही चीज़ मेन बताने की कोशिश की गई है कि जब ये अपनाते हैं तो क्या होता है कि जो आपका उत्पादन बढ़ता है वो प्राइस लेवल की तुलना में कम बढ़ता है, ठीक है। तो ये फिस्कल पॉलिसी का था। तो रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी मैंने आपको बता दिया है आज। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हम इस बात को एक बार जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ा AD&AS मॉडल विथ वेरिएबल प्राइस मॉडल की वेरिएबल प्राइस में AD&AS मॉडल क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा। और AD/AS मॉडल प्रोवाइड्स क्या है, इनसाइड इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब AD/AS मॉडल में AD क्या है, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, इस बारे में हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होता है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल में होती क्या है। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, कंजप्शन स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट माइनस हमारे इंपोर्ट होते हैं। देन मैंने आपको कैसे डेरिवेशन होता है AD कर्व का वो बताया आप लोगों को। फिर आखिर क्या रीज़न है कि हमारा AD कर्व जो है वो डाउनवर्ड होता है, या व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड रियल आउटपुट इन एग्रीगेट डिमांड। बिकॉज एग्रीगेट डिमांड कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग की होती है इनवर्स रिलेशन की वजह से, कि जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस लेवल में एंड रियल आउटपुट में, जिस वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, ठीक है।
फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा डिटर्मिनेंट्स के बारे में, मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में। डिटर्मिनेंट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक तरह से मोटा मोटा हम लोग देखें तो रियल कैश बैलेंस इफेक्ट क्या है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्ट क्या है, एंड फॉरेन ट्रेड इफेक्ट क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में यही कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है, हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, फिर नेट एक्सपोर्ट स्पेंडिंग में क्या होता रहा था कि हमारे जो देश के निर्यात बढ़ रहे थे, जिसका हमारे एडी कर्व पे क्या प्रभाव पड़ रहा था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। फिर गुणक प्रभाव क्या था, ये हमारा क्या है, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है। ठीक है, अब एग्रीगेट सप्लाई कर के बारे में पढ़ा कि एग्रीगेट सप्लाई कर इज अ शेड्यूल और कर शोइंग द लेवल ऑफ रियल डोमेस्टिक आउटपुट अवेलेबल एट ईच पॉसिबल प्राइस लेवल, राइट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई के बारे में कि एग्रीगेट सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और एग्रीगेट सप्लाई क्यों अपवर्ड एंड डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, इस बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर एग्रीगेट सप्लाई इन द लॉन्ग रन के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बात की थी लॉन्ग रन कर के बारे में। ठीक है, तो वो क्यों वर्टिकल होता है, बिकॉज उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बारे में बात की थी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या है कि आपके जो लेबर है, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, वो ऑलरेडी फुली यूटिलाइज हैं, जिसके बाद अगर आप उत्पादन बढ़ाएंगे तो आपका उत्पादन नहीं बढ़ेगा, सिर्फ कीमतें बढ़ेंगी, जिस वजह से आपका एग्रीगेट सप्लाई कर वर्टिकल होता है। ठीक है, उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई कर इन दी शॉर्ट रन के बारे में हमने पढ़ा। शॉर्ट रन में मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया कि शेप ऑफ एएस कर्व के बारे में, कि जो शेप ऑफ एएस कर्व है इसमें पहले हॉरिजेंटल रेंज होती है, ठीक है, फिर इंटरमीडिएट रेंज होती है, देन वर्टिकल रेंज होती है। हॉरिजेंटल रेंज में क्या होता है कि आपके हॉरिजेंटल रेंज जो कि पीए से हम लोग शो कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्राइजेस तो फिक्स्ड है, प्राइजेस हमारे कांस्टेंट है, हमारे सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, बिकॉज इकॉनमी में इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है, लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, ए से बी जो कि हमारी इंटरमीडिएट रेंज थी, इसमें क्या था कि हमारे जब इफ़िशिएंट लेबर ख़त्म हो गए तो उसके बाद जब हम उत्पादन बढ़ाएंगे तो हमारे प्राइजेस भी बढ़ेंगे, बिकॉज हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनके ऊपर भी हमें कॉस्ट लगानी पड़ेगी, जिस वजह से हमारे प्राइजेस भी बढ़ेंगे, बट प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज इन दैट स्टेज इन विच स्टेज इंटरमीडिएट रेंज। ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज में हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता है एंड प्राइजेस भी बढ़ते हैं। देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल रेंज। तो वर्टिकल रेंज में क्या होता है, वर्टिकल रेंज में हमारे सिर्फ प्राइजेस बढ़ते हैं, प्रोडक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन कर चुके हैं, इफ़िशिएंट लेबर हमारे, और जो भी लेबर थे जिनको हम लोगों ने इफ़िशिएंट भी कर दिया था वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर हम उत्पादन में बढ़ाएंगे तो खर्चा करेंगे, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, सिर्फ लागतें बढ़ेंगी। ठीक है, फिर हमने बात की थी इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में कि ए डी एंड ए एस का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे डिसाइड होता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, ए डी एंड ए एस जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, जिसमें हमारा कीमत और उत्पादन निर्धारित होता है। ठीक है, फिर इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड से क्या होता है, अगर आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा, आपकी इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। ठीक है, अगर आप क्या कहते हैं, इंक्रीज आप अगर कर रहे हो एग्रीगेट डिमांड में तो उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी लागत प्रेरित स्फीति आती है, बिकॉज मल्टीप्लायर इफेक्ट जो आपका है वो कमज़ोर पड़ जाता है, जिस वजह से आपके उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि होने की जगह कीमत स्तर में वृद्धि उस उत्पादन में जो वृद्धि होनी चाहिए थी उसको खपा देती है, एब्जॉर्ब कर देती है। मोर ऑफ द इंक्रीजिंग इन स्पेंडिंग इज एब्जॉर्ब इनटू प्राइजेस इंक्रीजेज रेदर देन जनरेटिंग ग्रेटर रियल आउटपुट। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा आज कि इफ़ एडी डिक्रीजेज रिसेशन एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में रिजल्ट बट प्राइस डोंट फॉल ईजली। अगर आपकी एडी घट भी रही है तो आपका रिसेशन आ सकता है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है कि आ जाए आपकी। अगर भाई आप सोचो ना कि अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड घट रही है, ठीक है,
तो हो सकता है कि आपकी इकॉनमी में मंदी की स्थिति आ जाए, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए, कुछ लोगों को काम से निकाल दिया जाए, बट प्राइस डोंट फॉल ईजली, प्राइस ईजली फॉल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर शिफ्टिंग कैसे होती है एएस कर्व में, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि एएस कर्व हमारा अपवर्ड कब शिफ्ट होता है, या वी कैन से कि लेफ्ट साइड में कब शिफ्ट होता है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन कर्व इलस्ट्रेट इन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मीन्स जब आपकी लागतें बढ़ रही हैं, लागतें बढ़ रही हैं मतलब आपकी कीमतें बढ़ रही हैं, तो फिर क्या होगा, आपका एएस कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी लागतें कम हो रही हैं तो आपका जो एएस कर है वो AS1 से AS2 शिफ्ट हो रहा है, जो कि हम लोग नीचे वाले फिगर में देख रहे हैं कि मीन्स राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। पहले क्या हो रहा है, जब आपकी लागतें बढ़ रही हैं मीन्स आपका प्राइस लेवल बढ़ रहा है, तो जो ये एएस कर्व है ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, और जब ये लागतें घटती हैं, कीमतें घटती हैं, तो आपका एएस कर्व राइट साइड में शिफ्ट होता है, आपका एएस बढ़ता है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती है। तो ये रही हमारी आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने एटी एंड एएस के कॉन्सेप्ट को विद वेरिएबल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा। पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था कीन्स वाला, उसमें उन्होंने क्या माना था, प्राइजेस को फिक्स्ड माना था। तो इसको किसने मॉडिफाई किया था, पेपर में क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो आधुनिक अर्थशास्त्री रहे थे, फिर इन्होंने इनके कॉन्सेप्ट को चेंज किया था और उन्होंने एक नए एडीएएस मॉडल की व्याख्या की थी, जिसमें उन्होंने वेरिएबल प्राइस लेवल के बारे में बात की थी, ठीक है। यानी कीन्स के अकॉर्डिंग जो प्राइस लेवल था वो कांस्टेंट था, एंड मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इन्होंने वेरिएबल एडीएस मॉडल के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। तो ये हमारी आज की क्लास रही, ठीक है। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास आएगी, ये प्रीमियर होगा, तो आप लोगों के जो भी डाउट होंगे वो आप मेरे से लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय एंड टेक केयर।